वेलकम एवरीवन। अगर आप अपनी परीक्षा के लिए रचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म की जटिल लेकिन बेहद दिलचस्प थ्योरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस एकेडमिक रिवीजन गाइड में हम इस पूरे कंसेप्ट को डिकोड करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस विषय की ठोस समझ बनाने के लिए हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले रचनावाद की परिभाषा, इसके मनोवैज्ञानिक आधार, समाज शास्त्रीय मैकेनिज्म, इंटरनेशनल रिलेशंस में इसका उपयोग और लास्ट में इस थ्योरी की प्रमुख अकादमिक आलोचनाएं। चलिए, सबसे पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं, रचनावाद को परिभाषित करना। आखिर विद्वानों का वास्तविकता के निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी से असल में क्या मतलब होता है? देखिए, आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि इंसान बाहरी दुनिया के तथ्यों को बस पैसिव रूप से यानी निष्क्रिय होकर ग्रहण करते हैं, लेकिन रचनावाद इस आइडिया को बिल्कुल रिजेक्ट करता है। इसके बजाय ये तर्क देता है कि हम चाहे अकेले या समाज के रूप में अपने अनुभवों, सोशल इंटरैक्शंस और मान्यताओं के माध्यम से वास्तविकता को एक्टिवली बनाते हैं। यानी ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें बनी बनाई मिल जाती है, ये वो चीज है जिसे हम खुद गढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ, इसके मनोवैज्ञानिक आधार। ये समझने के लिए कि ज्ञान का ये निर्माण कैसे होता है, हमें एजुकेशन साइकोलॉजी के दो प्रमुख सिद्धांतकारों को देखना होगा। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां एक क्लासिक डिबेट सामने आती है। एक तरफ है जीन पियाजे, जो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं। उनका फोकस पूरी तरह से हमारे दिमाग के इंटरनल मैकेनिज्म पर है। दूसरी तरफ लेव वाइगोत्स्की हैं, जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पर जोर देते हैं। उनके हिसाब से ज्ञान अकेले नहीं बल्कि समाज, साथियों और संस्कृति के साथ बातचीत करके सहयोगी रूप से बनता है। पियाजे ने विशेष रूप से यह समझाया कि हम नई जानकारी को कैसे सीखते हैं। इसके दो मुख्य स्टेप्स हैं। पहला है आत्मसात्करण या एसिमिलेशन, जहां आप किसी नई जानकारी को अपने पहले से मौजूद मानसिक ढांचे में बस फिट कर लेते हैं। और दूसरा है समायोजन या अकोमोडेशन, जहां पुरानी समझ काम नहीं आती और आपको नई जानकारी के हिसाब से अपनी सोच का ढांचा ही बदलना पड़ता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझने के लिए ये दोनों कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी हैं। अब साइकोलॉजी से आगे बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक पर, समाजशास्त्रीय मूल। आइए देखते हैं कि पूरी की पूरी सोसाइटीज मिलकर मीनिंग के इतने बड़े स्ट्रक्चर्स कैसे खड़ा करती हैं। यहाँ पीटर बर्जर और थॉमस लकमैन का ये फेमस 3 चरणीय चक्र सामने आता है, जो हमें साफ तौर पर दिखाता है कि इंसानों के बनाए विचार कैसे कठोर होकर वास्तविकता बन जाते हैं। इसे याद रखने के लिए 3 पॉइंट्स हैं। पहला, बाह्यकरण, जहां इंसान नए विचारों और आदतों को दुनिया में लाते हैं। दूसरा, वस्तुकरण, जहां ये आदतें कठोर होकर संस्थाएं बन जाती हैं और हमें एकदम प्राकृतिक लगने लगती हैं। और तीसरा, आंतरीकरण, जहां समाज के नए लोग इस बनाई गई वास्तविकता को एक परम सत्य के रूप में अपना लेते हैं। इस साइकिल को पैसे और जेंडर के उदाहरणों से समझना बहुत आसान है। पैसे को ही ले लीजिए। पहले हमने तय किया कि कागज के एक टुकड़े की वैल्यू है, फिर हमने बैंकिंग सिस्टम बनाकर उसे एक कठोर नियम का रूप दे दिया, और आज हम ये मानकर बड़े होते हैं कि पैसे की अपनी एक नेचुरल वैल्यू है। ये संस्थाएं पूरी तरह से ह्यूमन मेड हैं, लेकिन नई जनरेशन को ये 100% प्राकृतिक लगती हैं। इससे और व्यापक स्तर पर देखें तो निकोलस ओनूफ के काम जैसी मूलभूत किताबें एक बहुत शक्तिशाली बात कहती हैं। उनका तर्क है कि इंसान लगातार नियम बनाने वाले सामाजिक प्राणी हैं। जरा सोचिए, अगर हमारे बनाए ये सोशल कंस्ट्रक्ट्स और नियम ना हो तो वो दुनिया मौजूद ही नहीं होगी जिसे हम आज जानते हैं। हमारा चौथा टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस। जब हम इन सिद्धांतों को वैश्विक राजनीति और ग्लोबल पावर डायनामिक्स पर लागू करते हैं तो चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में अलेक्जेंडर वेंट का ये कथन एक गेम चेंजर साबित हुआ। अराजकता वही है जो राज्य इसे बनाते हैं। उन्होंने ये साबित किया कि वैश्विक राजनीति में कोई स्थायी या प्राकृतिक स्थिति नहीं होती। अराजकता बस वही है जिसे दुनिया के देशों ने अपने व्यवहार से मिलकर बनाया है। कंस्ट्रक्टिविज्म पारंपरिक थ्योरीज को सीधे चुनौती देता है। पुरानी थ्योरीज मानती थीं कि दुनिया सिर्फ मिलिट्री या इकोनॉमी जैसी भौतिक ताकतों से चलती है और देशों के हित फिक्स होते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म तर्क देता है कि इंटरनेशनल स्ट्रक्चर्स साझा विचारों यानी शेयर्ड आइडियाज से तय होते हैं। देशों के हित फिक्स नहीं होते, बल्कि वे सोशल प्रैक्टिसेस के द्वारा बनाए जाते हैं। फाइनली, हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन, इवैल्यूएशन और आलोचनाएं। किसी भी थ्योरी का अकादमिक रिवीजन उसकी कमियों को परखे बिना पूरा नहीं हो सकता।
इस थ्योरी पर सबसे बड़ा दार्शनिक सवाल ये उठता है कि क्या रचनावाद एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी यानी स्वतंत्र वास्तविकता के अस्तित्व को पूरी तरह से नकार देता है? इस बात पर आलोचक इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ रियलिटी आर्ग्यूमेंट यानी वास्तविकता तक अगम्यता का तर्क देते हैं। उनका कहना है कि अगर सब कुछ कंस्ट्रक्टेड है तो इंसान कॉग्निटिव रूप से एक बुलबुले में कैद हैं। हम कभी भी उस बुलबुले से बाहर निकलकर अपनी धारणाओं को दुनिया के असली वस्तुनिष्ठ सत्य के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते। इसके अलावा भी कुछ मेजर क्रिटिक्स हैं, जैसे ये थ्योरी सच के अध्ययन को मनोविज्ञान के साथ मिक्स कर देती है। आलोचकों का तर्क है कि ज्ञान और ऑब्जेक्टिव ट्रूथ के बीच का कनेक्शन तोड़कर रचनावाद समाज में फैली झूठी मान्यताओं को भी सच मानने का रिस्क लेता है, बस इसलिए क्योंकि वो समाज ने गहराई से अपना ली हैं। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले यहाँ सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल है। अगर रियलिटी पूरी तरह से इंसानों की सहमति से बनी है, तो क्या एक समाज मिलकर ये तय कर सकता है कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी एग्जिस्ट ही नहीं करती? क्या मानवीय सहमति से बनी कोई भी वास्तविकता भौतिक दुनिया की अडिग ताकतों का सामना कर सकती है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। उम्मीद है इस गाइड से आपको रचनावाद को गहराई से समझने में मदद मिली होगी। कीप लर्निंग।